हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, आज मेरी चौथी क्लास है। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की क्लास ही स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह हम लोग क्या करेंगे, जो पहले 5 एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, the largest number that divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively each। देखिए चैप्टर 1 का क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, पता है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो जिससे 70 को 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए 5 एंड 8। ऑप्शन दिया है 13, 65, 875, 1750। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, रिमाइंडर जो देता है कि रिमाइंडर छोड़ता है, तो रिमाइंडर को घटा दीजिए। 2 रिमाइंडर दिया है, 2 नंबर दिया है, तो रिस्पेक्टिवली दिया है, तो 70 में से पहले 5 को घटाएंगे। मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूं। 70 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा? 65। और सेकेंड नंबर है 125, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो 125 माइनस 8, ये घटाएगा तो आ जाएगा 117। ये 2 नंबर आ गए। ये कौन से 2 नंबर आए? 117 और 65। अब क्या करना है, ये मेन नंबर हो गए, ठीक है। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। लार्जेस्ट नंबर पूछा, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 65 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए और 117 का। तो 65 का फैक्टराइजेशन होता है 5 इंटू 30। इसका होगा 3 इंटू 3 इंटू 30। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है दोनों में निकाले। कॉमन क्या है? 30। तो एचसीएफ हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। जब भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए, पहले रिमाइंडर को घटा लेते हैं, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। जो एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, द रेशियो इन विच 4, 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 7, 8। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोई पॉइंट दिया है, ये 2 पॉइंट से बने हुए लाइन को डिवाइड कर रहा है। रेशियो देखिए दिया है -2:3, -3:2, 3:2, 2:3। अब देखिए इसमें ऑप्शन में 2 माइनस में दिया है रेशियो। जब भी किसी रेशियो निकालते हैं कोई भी, तो कभी रेशियो माइनस में नहीं आता है। तो हमारे पहले तो ये ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में कभी रेशियो नहीं आता है। तो इन दोनों को गलत कर दीजिए। ये दोनों क्या हो, अब ये 2 बचा, 2 ऑप्शन 3, 2 और 2, 3, इन्हीं में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो यहां से हमको 50% ऑप्शन गलत हो गए। अब 2 में से हमको चेक करना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,8। अब मान लो कोई पॉइंट पी है, इसको वो 4,5 में डिवाइड करता है। ये पॉइंट को है, तो रेशियो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग M1, इसको M2। तो M1 रेशियो M2 निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए इसका कोऑर्डिनेट बराबर होता है, मतलब 4,5 इक्वल टू होगा, ध्यान देखिए पहले का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये बनेगा 7M1 प्लस फिर M2 का इसमें होगा, तो 2M2 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये x का कोऑर्डिनेट होता है। हम किसी एक ही कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसी से निकालिए। चलिए ये x है, इसके बाद में आएगा y, तो y से मतलब नहीं, किसी एक से निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 4, तब क्या करेंगे, इसको 4 के इक्वल लिख देंगे। चलिए मैं यहां कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 7M1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4M1 प्लस 4M2 इक्वल टू 7M1 प्लस 2M2। M1 को एक तरफ कर लेते हैं, M2 को एक तरफ। तो मैं M1 को उधर भेजता हूं, तो यहां बचेगा 4M2 माइनस 2M2 इक्वल टू
7m1 माइनस 4m1, ये हो जाएगा 2m2 इक्वल टू 3m1। हमको m1 अपान m2 चाहिए, तो 3 को इधर लाइए, m2 को इधर भेजिए, तो बनेगा 2 अपान 3 इक्वल टू m1 अपान m2। अब ये रेशियो आ गया, इसको मैं रेशियो में लिखूंगा, तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू आ जाएगा 2:3। अब देखिए 2:3 ऑप्शन में दिया है, देखिए 2 दिया था, 3:2, 2:3, तो हमारा 2:3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले एमसीक्यू के पास। देखिए 3 में लिख रखा हो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसको इरेज कर देता हूं सॉल्यूशन को, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको यार टाइम लेना, जितना शॉर्टकट कर चुके कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो उतना ही करना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं तो हमको ज्यादा टाइम नहीं, सीधा शॉर्टकट में कर ले, तो इसको पूरा डिटेल में लगाना नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन कोई नहीं देखता है एमसीक्यू में, आपको देखना है कौन सा आंसर सही है, ठीक लगाया है कि नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। एक लड़की है, उसको लॉटरी में फर्स्ट प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड देन हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। करा क्या, अगर लॉटरी का टिकट 6000 बिका होगा तो वो कितने टिकट खरीदेगी कि उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी इतना है फर्स्ट प्राइज पे। तो मान लेंगे कि टिकट एक्स कर दी ना, तो लेट टिकट मान लेंगे कि टिकट वो कितना खरीदी है, एक्स। अब प्रोबेबिलिटी दिया है जीतने का, तो देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फार्मूला होता है पी विन कर देता हूं, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा कि मान लो जितना टिकट खरीदी है, तो एक्स टिकट खरीदी है वो, और टोटल टिकट कितना है 6000, और जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.08 इक्वल टू एक्स अपान 6000। इसी को सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट में है, तो ये आ जाएगा 480 इतना आ जाएगा इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 480, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 480। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 480। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 480 दिया है, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। तो 3 एमसीक्यू हम लोग देख लिए। अब चलिए मैं इसको इरेज करके और 2 एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेयर्स ऑफ इक्वेशन 21x minus 13y equal to 10 and 3x plus 5y plus 1 equal to 0 है। ऑप्शन दिया है ए यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए 2 इक्वेशन दिया है, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। एक दिया 21x माइनस 13y इक्वल टू 10, और सेकेंड दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू -1 कर देता हूं, उसको उधर करके लिख देता हूं। हम यहां पे क्या करेंगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालते हैं। देखिए यहां से a1 अपान a2 निकालेगा तो आएगा 21 अपान 3, मतलब ये कितना आ गया 7 आ गया। a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब मैं निकाल लेता हूं b1 अपान b2, तो ये आ जाएगा -13 अपान 5। अब यहां से देखिए हमको क्या मिल रहा है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मिल रहा है। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन आपको याद होगा कि जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन, या जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन देखिए यूनिक सॉल्यूशन कह दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया यूनिक सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी 2 इक्वेशन दिया जाए तब लोग ऐसे चेक कर लेंगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकाल के c1 अपान c2। तो हमको यहाँ पे 2 से मालूम चल गया a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान c1 अपान c2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये किसमें कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन में, यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर आ गया यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं 5वां नंबर का। इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल AB if AB equal to A, DE equal to X
BE equal to B and EC equal to C, then X is expressed in terms of ABC is, ऑप्शन दिया है AC upon B, AC upon B plus C, AB upon C, AB upon B plus C। देखिए ये फिगर है ना, हमको जो भी लेंथ दिया लिख लेते, AB दिया है A, मतलब ये दिया है A, DE दिया है X, मतलब ये D है, ये X दिया है, BE ये BE है, इसको दिया है B और EC को दिया है C। देखिए यहां पे मैं अगर बीपीटी लगाऊं, थेल्स थ्योरम लगाऊं, तो क्या लिखूंगा, DE अपॉन AB इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा, देखिए छोटा है बड़ा है, तो यहां पे लिखेंगे EC अपॉन CB, ये बीपीटी थ्योरम है बाय बीपीटी। बीपीटी लगाएंगे तो DE अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन CB। तो चलिए इसको लिखते हैं, DE की वैल्यू क्या दिया है X अपॉन AB को वैल्यू दिया है A इक्वल टू EC कितना दिया है, EC दिया है C, ये हो जाएगा C अपॉन में ये BC है, BC कितना दिया है B प्लस C। अब इसी को सॉल्व करके X की वैल्यू ABC के टर्म में निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहां से A को हटा दीजिए, A चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां से बनेगा X इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। देखिए ये X की वैल्यू आ गई ABC के टर्म में। हम लोग बस क्या किए, बीपीटी लगा दिए, जो साइड दिया उनका ऐसे लिख दिए, AB अपॉन ये, जैसे मान लो क्या D छोटा फिर बड़ा, तो यहां भी छोटा फिर बड़ा, उसका रेशियो लगा दिए, फिर वैल्यू रख दिए, सॉल्व करेंगे X की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन B प्लस C। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, AC अपॉन B प्लस C, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 5 MCQ कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 से लिखना शुरू कर रहा हूं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, दिया है कि द एपी 5 9 13 डॉट 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 हैड 50 टर्म्स। एक एपी सीरीज है, उसमें 50 टर्म है। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 8 टर्म्स, लास्ट 8 टर्म्स है, सम ऑफ द लास्ट 8 टर्म्स, यहां पे मैं 8 छोड़ दिया हूं, ये 8 टर्म्स है ना। द एपी 5 9 13 डॉट 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 हैड 50 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स। एक एपी सीरीज दिया है, एपी सीरीज क्या दिया है कि 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। तो कह रहा है कि जो लास्ट का 8 टर्म्स होगा, और लास्ट का 8 टर्म्स कहां से होगा, 43 से शुरू होगा, 43 44 ये वाला टर्म, तो 43 से लेकर 50 टर्म तक का आपको सम निकालना है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें लास्ट टर्म आ क्या रहा है ना। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए कितना है 5। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अब 50 टर्म्स निकाल, लास्ट टर्म निकालते हैं A50। तो हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A50 निकाल लीजिए यहां से, ये हो जाएगा, a हमारा पता है, a कितना है 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 प्लस 49 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19। तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 201। मतलब कि जो लास्ट टर्म है 50 वाला, वो मेरे आगे कितना 201। हमको 43 टर्म्स निकालना है, 43 से लेके 50 टर्म तक का सम निकालना है। तो ये तो लास्ट टर्म हो जाएगा। अब हम 43 टर्म निकाल लेते हैं। A43 क्या होगा, A43 मतलब A प्लस 42D, यह फॉर्मूला जानते हैं। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करिए, एक जगह रखेंगे 5 प्लस 42 इंटू डी की जगह 4, सॉल्व कर लीजिए। तो 5 प्लस ये हो जाएगा 168, और 168 में 5 जोड़ दिए तो आ जाएगा 173।
तो मान लो हमको A43 से लेके A50 तक का सब निकालना है। सपोज दैट मैं यहां कर देता हूं, हमारा सीरीज ऐसे बनेगा A43 A44 डॉट 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 A50 तक। हमको इतना का सब निकालना है। मतलब टोटल कितने टर्म हो रहे हैं? n इक्वल टू 8 आ रहा है। n इक्वल टू क्या आ रहा है? 8। तो लिखेंगे सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn का फॉर्मूला जानते हैं n अपॉन 2। देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो हम लोग a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस एल, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा। देखिए Sn कितना निकालना है? 8 टर्म का, तो यहां लिखेंगे S8 इक्वल टू n अपॉन 2 मतलब 8 अपॉन 2। एक जगह रखेंगे हम लोग 43 टर्म है 173, तो यहां पर रखेंगे 173 प्लस 201। इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू, जोड़ेंगे तो इसको ये आ जाएगा 374। 173 में 201 जोड़ देंगे तो आएगा 374। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 3 जा 12 और 2 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1496। तो इस सीरीज का जो भी लास्ट के 8 टर्म है उनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1496। ठीक है, तो यही हमको निकालना था कि लास्ट के 8 टर्म का सब क्या होगा। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करते चलिए, आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एपी का एक क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 15 22 29 डॉट डॉट 144। एपी देखिए, एपी सीरीज क्या दिया है? द एपी सीरीज इज, एपी सीरीज इज क्या दिया है? 15 22 29 डॉट 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 141। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल कितने टर्म आ रहे हैं। ये लास्ट टर्म है, ये क्या है? लास्ट टर्म है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म ए हमारा आ जाएगा 15। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, ये आ जाएगा 22 माइनस 15 इक्वल टू 7। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन, ये लास्ट टर्म है। ये क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को एल लिखो या एल लिख दो, एल भी लिख सकते हो, 141। पहले हम निकाल लेते हैं कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां मालूम चलेगा कि कौन कितने टर्म है इसमें। तो एल की जगह रखेंगे 141 इक्वल टू, ए की जगह रखेंगे 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 को इधर भेजते हैं, तो 141 माइनस 15 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 141 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 126। क्या आ जाएगा? 126। और इस 7 को इसके अपार में लेके आ जाते हैं, इधर बचेगा n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड हो जाता है 18 टाइम्स में, इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। n की वैल्यू क्या आ गई? 19। इससे हमको यह मालूम चला कि ये जो एपी सीरीज दिया है इसमें टोटल कितने टर्म है? 19 टर्म है। अब हमको निकालना है कि फाइंड द मिडिल टर्म। तो पहले देखते हैं कि कौन सा टर्म मिडिल है। ये ऑड है, क्या है? ये ऑड नंबर है 19। जब 19 ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ऑड के लिए फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने का। तो यहां पे अगर मैं n की जगह रखूंगा 19 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे लिखेंगे टर्म। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2। 20 अपॉन 2 मतलब 10th टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा।
10th टर्म मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं कि वो 10th टर्म होगा क्या, मतलब A10 निकालना है। तो ऐसे लिखिए 10th टर्म इक्वल टू A प्लस 9D। A और D पता आपको है, A प्लस 9D निकाल लेते हैं। A की जगह रखेंगे 15 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू क्या दिया है 7। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 15 प्लस 63 जोड़ दीजिए 78। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 78। तो जो भी ये सीरीज दिया है उसका मिडिल टर्म हम लोग निकाल लिए 78। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड इन इट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द ट्रायंगल। मतलब क्या है, एक सर्कल है उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द ट्रायंगल। देखिए सर्कल एंड ट्रायंगल के बीच में ये वाला साइड हो, ये और ये पोर्शन का एरिया निकालना है। मतलब हमको एरिया निकालना इसका, ये शेडेड रीजन है, ये क्या है सब शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये सर्कल है, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस मान लो यहां से यहां तक ये 14 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगी। तो मान के चलिए इसको मैं ए मान लेता हूं साइड को, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो पहले हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए हमको आंसर दिया है पाई के टर्म से बोला है तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई लेके चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर को रखिए 14 इंटू 14। तो 14 का स्क्वायर 196, तो आ जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरा, सर्कल का एरिया आ गया। अब देखिए जब भी किसी सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको इसकी साइड पता होना चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट इसमें देखिए जब इंस्क्राइब्ड सर्कल ट्रायंगल बनेगा तो लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3r होता है। क्या होता है √3r, मतलब रेडियस का √3 टाइम्स करेंगे तो हमको साइड मिल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये √3r ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लीजिए। कभी कोई सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो उसके साइड जो होंगे वो कितना हो जाएंगे √3 इंटू आर, रेडियस इंटू √3। अब हमको साइड मिल गया इक्विलेटरल, ये साइड ए मैं इसको लेता हूं, साइड ए है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √3r। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए रख देते हैं वैल्यू, √3 को √3 रखिए अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब √3r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये √3/4 इंटू इसका स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। तो अब देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो फिर पाई की वैल्यू रखना है हमको। पाई की वैल्यू इसमें रखे हैं तो आ जाएगा ये
चलिए इसको निकालते हैं, फिर बाद में पाई देखेंगे तो रख देंगे, नहीं तो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 फाते 14, फिर 7, याद है 7 7 जब 49, 49 3 जा क्या होता है 3 9 27 और 3 4 के 12, 12 2 14, 147√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेंगल का एरिया आ गया। तो हम लोग क्या किया कि पहले निकाले सर्कल का एरिया, फिर निकाल लिए ट्रेंगल का एरिया। पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं यहां कर देता हूं अब, लेकिन देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो एरिया के सर्कल में से घटा देते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल आया है 196 पाई माइनस 147√3। इसको इसमें रहने देते हैं क्योंकि हमको बोला है पाई के टर्म में, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 196 पाई माइनस 147√3। तो इतना ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे क्योंकि पाई के टर्म में बोला है, तो पाई के टर्म में इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। देखिए एक इक्वेशन दिया है, इसमें एक x अननोन वेरिएबल है, इसी की वैल्यू पूछा है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। ये हमको इक्वेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हम लोग को दिया है उसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं सबका, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2 कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 मतलब 2। यहाँ स्क्वायर लगाया तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री, x को x रखिए मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दे इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दे। देखिए इसको 2 का स्क्वायर 4, अब 4 2 8, ये हो जाएगा 8 प्लस ये x को x रखिए मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करें तो आएगा 3/4, इधर देखिए माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3x/4 और ये 3 से 3 कट जाएगा माइनस 1/4 इक्वल टू 10। इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो इस 8 को इधर भेज दीजिए। इधर बचेगा 3x - 1/4 इक्वल टू 10 - 8। आसान हो जाएगा। इस 8 को मैंने इधर भेज दिया, इधर जो बचा उसको मैं एक साथ लिख लिया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 3x - 1, तो 3x - 1 इक्वल टू ये 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा। तो 3x - 1 इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 8 + 1, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। x की वैल्यू आ जाएगी मेरा 9/3, 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या मिली 3। यही सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास खत्म करेंगे। तो ये हमारा 9th नंबर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें भी कुछ नहीं था, बस वैल्यू रखना था, सॉल्व करना था, कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन है, देयर इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री।
फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कहने मतलब क्या है, एक सर्कल है और ये सेंटर हो जाएगा इसका O, और एक सेक्टर इस तरह का है जिसका एंगल दिया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, ये रेडियस होता है 4। मैं इसका नाम लिख दूं अगर तो A B, इसको लिख देता हूं C, ये हो जाएगा D, ये मेजर सेक्टर। आप लोग सेक्टर जानते होंगे, ये छोटा वाला सेक्टर इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये होता है मेजर सेक्टर। हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब देखिए यहां पे एंगल ये दिया है 30 डिग्री, हम मेजर सेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेजर सेक्टर का, 360 में से 30 माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले लिख लीजिए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये माइनर सेक्टर का एंगल है, हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर का एरिया एंगल निकाल लेते हैं। लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे, 360 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 330 डिग्री, क्योंकि माइनर सेक्टर का एंगल 30 है और पूरा मिलकर 360 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 330 डिग्री। अब निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या नाम है इसका, ADBO। इसका निकालते हैं ADB, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये थीटा की वैल्यू आई है, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू की है 330 बटा में 360। देखिए पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखने के लिए, तो मैं रख देता हूं 3.14 इंटू R स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए एक 0 0 काट दीजिए, ये और ये कट जाएगा 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेगा तो 11 बार में कटेगा, ये 3 से कटेगा 12 बार में, 4 से इसको काट दीजिए 3 बार में, अब कुछ नहीं कटेगा। अब ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 44 इंटू 3.14 अपान 3। इसी को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, ये हो जाएगा 6 5 2 1, 6 11 7 1 8 3, ये हो जाएगा आपका 138.16 अपान 3। इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 6 18 0, इतना 46.05, 2 डिजिट तक छोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिए, मेजर सेक्टर का एंगल निकाले और एरिया निकाल दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग कुछ और नए एमसीक्यू के साथ। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी देखें। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।